जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। कौन सा? मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास का ये पहला वीडियो है मेरा। इसके अंतर्गत आज अपन प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे और इससे पहले अपन थोड़ा इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इतिहास कहते कैसे हैं। ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें ज़रूर बताऊंगा कि आप लोग यदि मध्य प्रदेश का जो मैंने जितना पढ़ा है अगर उतना आपने देख लिया है तो आप नहीं देखा है तो आप नदियाँ ज़रूर पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश की नदियाँ, भारत की नदियाँ और इसके अलावा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। और एक मैंने वीडियो डाला हुआ है जो भारतीय इतिहास के ऊपर है, वो है मानव की उत्पत्ति। कौन सा है? तो मानव की उत्पत्ति है। ठीक है, तो उस वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। तो आइए इतिहास के बारे में बात करते हैं। जब अपन भारत के स्तर पे पढ़ते हैं यानी कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में। ठीक है, यानी कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में। एक आता है प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आता है मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास। ठीक है, और तीसरा कौन सा आता है? तो आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा? आधुनिक। आधुनिक यानी कि अंग्रेजों का आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह जो बड़ी बड़ी एग्जाम में होते हैं ना, जैसे पीएससी या यूपीएससी वगैरह, उनमें तो अब स्वतंत्र भारत का इतिहास भी जोड़ दिया गया है। कौन सा? स्वतंत्र भारत का इतिहास। लेकिन अपन जो पढ़ते हैं यानी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो अपन इतिहास को कितने भागों में बांट लिए? 3 भागों में बांट लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अपन भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये 3 लेवल का ही पढ़ते हैं, यानी कि मध्य भारत के इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद मध्य भारत के इतिहास पढ़ते हैं और उसके बाद कौन सा पढ़ते हैं? तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में कौन से आते हैं? जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल सभ्यता। ठीक है, पाषाण कालीन सभ्यता, उच्च पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, या फिर इसके अलावा वैदिक सभ्यता। ठीक है, मौर्य काल। ये चीजें किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो अपन प्राचीन भारत के काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आ जाते हैं मुगल वंश आ जाता है। ठीक है ना, मुगलों का उद्गम आ जाता है। दिल्ली सल्तनत पूरी किसके अंतर्गत आती है? तो मध्य भारत के अंतर्गत आती है। इसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल, तो आप समझ रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में मतलब मध्य भारत में अंग्रेजों का शासनकाल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय काल को प्राचीन भारत के काल को हम कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से? इसे भी 3-4 भागों में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। मैं आ रहा हूं मध्य प्रदेश इतिहास के अंतर्गत। पहले अपन इसको समझ लेते हैं जिससे कि अपन को पढ़ना क्या है वो चीज समझ में आ जाएंगी। प्राचीन भारत के इतिहास को अपन बांट लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले कौन सा आता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या बांट लेते हैं? सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद बांटते हैं तो दूसरा बांट लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बांटने के बाद में क्या करते हैं अपन? एक और बांट लेते हैं। इसको कितने भागों में बांट लेते हैं? एक को बांट लेते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। इसको 3 भागों में बांट लिया। प्राचीन भारतीय काल को कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिनके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। यानी कि इस समय, यानी कि जब प्राग ऐतिहासिक काल के समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और ना ही वो परिवार में रहता था। कंदमूल या फल खाद्य सामग्री का इकट्ठा करने में लगा रहता था, यानी खाना पीना और कुछ नहीं करना, कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनना,
ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन को जो संपूर्ण जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उनसे जो हमें जानकारी मिलती है, उन्हीं के आधार पर हम इस काल को बांट लेते हैं। यानी कि पत्थर यानी कि औजारों के आधार पर, केवल और केवल किसके आधार पर, औजारों के आधार पर अपन किस काल को पढ़ते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के आधार पर को पढ़ते हैं। जैसे कुल्हाड़ी संस्कृति, ठीक है, एंडेक्स संस्कृति जिसे अपन कहते हैं, जिसका विस्तार सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो दक्षिण भारत में मिलता है। ठीक है, जो भी हथियार बनाते हैं, तीर कमान, जो भी हथियार बनाते हैं, जितने भी उन्होंने जो जिसके हथियार बनाते हैं, यानी कि पत्थरों के जो भी हथियार, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्या, पाषाण काल। तो पाषाण काल पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थर से बनी चीज है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है, पुरातात्विक साक्ष्य में जिनमें खुदाई के दौरान जो चीजें अपन को प्राप्त होती हैं उनको क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि लिखित साक्ष्य तो हैं हमारे पास, कोई भी चीज वस्तु है तो सही, लेकिन अपन अपने काम की नहीं है वो। यानी कि यहाँ से जो भी लिखित चीजें मिली हैं वो मिली तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। अब वो इस तरीके से मान लीजिए, अब पता नहीं है कौन से सिंबल, मतलब कौन सी चित्रलेखा भाषा है, कौन सी सांकेतिक भाषा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल में किसको रखा जाता है, यानी कि यहाँ के जो साक्ष्य मिलते हैं वो लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें क्या किया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। यानी कि आज तक वहाँ की जो लिपि है, यानी कि जो लिख के गए हैं वहाँ के लोग, अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उस लिपि का किसी से मेल ही नहीं होता। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी हैं और जो पढ़े भी जा चुके हैं, यानी कि जिन्हें अपन पढ़ भी सकते हैं और लिखित साक्ष्य भी मालूम है, यानी कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता हुई, मौर्य काल हुआ, मौर्योत्तर काल हुआ, ये सारे के सारे किस में आते हैं। जैसे कि महाजनपद काल हुआ, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तो ऐतिहासिक काल में आते हैं। क्योंकि इनकी जो साक्ष्य हैं, यानी कि जो लिखित साक्ष्य हैं, यानी कि इस काल के जो साक्ष्य हैं वो लिखित भी है, पुरातात्विक भी है, और साथ ही साथ वो क्या, जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े भी जा रहे हैं, क्या, उन्हें अपन पढ़ भी सकते हैं। इसीलिए इन्हें को क्या कहते हैं, अपन ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि लिखित भी साक्ष्य है जिसे अपन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इस काल के जो साक्ष्य हैं इन्हें अपन पढ़ नहीं सकते लेकिन है जरूर हमारे पास। यानी कि ऐतिहासिक काल जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें अपन पढ़ नहीं सकते। और प्रागैतिहासिक काल में तो मानव लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखित साक्ष्य होने की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य तो यहाँ पर मिलेंगे नहीं। जो भी जानकारी मिलती है वो अधिकतर गुहा लेख यानी कि गुफाओं में जो चित्र बना देते थे उनसे मिलती है, पत्थरों के औजारों से मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल में तो मानव घनावतोष जीवन ही व्यतीत करता था। इसके बाद आते हैं अपन प्रागैतिहासिक काल। कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, अब इसको भी अपन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि इसको किस में बांट लिया, तो पुरापाषाण काल में बांट लिया। कौन सा, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में बांट लिया, मध्यपाषाण काल में बांट लिया, मध्यपाषाण काल में बांट लिया। ठीक है, इसके बाद किस में बांट लिया, तो नवपाषाण काल में बांट लिया, नवपाषाण काल में बांट लिया। ठीक है, और इसके अलावा एक और जोड़ लेते हैं अपन इसी में। कौन सा, वो होता है ताम्रपाषाण काल। कौन सा, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब है कि जहां पर तांबे का प्रयोग किया जाता हो, क्या, यानी कि जब मानव ने तांबे का प्रयोग करने लग गया था, मानव यानी कि मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था, यानी कि उपयोग किया गया था, वो कौन सी थी, तो तांबा थी। तो तांबा की धातु का प्रयोग होने लगा था, यानी कि उपयोग होने लगा था, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया अलग से ही, ताम्रपाषाण काल। ताम्र का मतलब तांबा, क्या,
ताम्र का मतलब तांबा होता है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल में क्योंकि तांबे का उपयोग होने लगा था, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन पुरापाषाण काल, फिर कौन सा आता है तो मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल, ठीक है। आप लोगों ने ये अगर इतिहास पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं आगे कि जो इतिहास है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास का मोटा मोटा अर्थ यही होता है कि अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन। जो अतीत में यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी बातों का क्या करते हैं अपन, जो गौरवशाली पूर्वज थे, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उसका अध्ययन अब यानी कि वर्तमान में करना, उसे अपन क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी कि अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, पुरापाषाण काल, ठीक है ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल से क्या होता है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी है वो यही है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मैं बता देता हूं, प्राग ऐतिहासिक काल के मात्र 2 स्थल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से, जो प्रमुख है वो है भीमबेटका और आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो आदमगढ़ और भीमबेटका है, आदमगढ़ के पास ही होशंगाबाद जिले में पनार पानी भी स्थित है, ठीक है। तो ये जो स्टार के सिंबल बनाया मैंने, ये क्या है, ये पाषाण यानी कि प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है। कौन कौन से, तो भीमबेटका और आदमगढ़, ये कौन से प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल। और जो ये हेज का निशान बनाया मैंने, ये किसके हैं, तो ये वाले हैं किसके, ये वाले हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ये कौन से हैं, तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल। जैसे कि उज्जैन में कौन कौन से हैं, तो कायता संस्कृति, डागवाल संस्कृति, नागदा संस्कृति। मंदसौर में कौन सा है, तो आवारा है। महेश्वर खरगोन में कौन सा है, तो नाबदा टोली है। तो ये कौन से हैं, तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कौन से, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है। प्राइम रोज को कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले कर्नाटक जिले में कर्नाटक राज्य में क्या खोजे थे, तीर और फलक खोजे थे, जो कि पुरापाषाण कालीन प्राग ऐतिहासिक काल के या पुरापाषाण कालीन के क्या थे, औजार थे। क्या थे, औजार थे, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। जबकि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसकी पुस्तिका का नाम क्या था, हिस्टोरिका। क्या कहा जाता है, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, तो हिस्टोरिका। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस, ठीक है। और इसकी जो पुस्तक का नाम था वो क्या था, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। तो इतिहास का जनक कौन, हेरोडोटस। और जबकि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल वही काल होता है जिसमें मानव लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता था, कुछ चित्र बना देता था, ठीक है ना, चित्र बनाना जानता था थोड़े बहुत, और उसे लिखना पढ़ना इतना आता नहीं था, और गुफाओं में निवास करता था, और ये क्या था, खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। यानी कि खाने की तलाश में ही रहता था हर वक्त, कुछ खाने को मिल जाए हमें, तो दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाला मानव था, ठीक है। तो आइए हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको पढ़ने से पहले अपन इसको जानते हैं, इसको देखते हैं। हथनोरा। हथनोरा कहाँ पड़ता है, तो सीहोर जिले की बुधनी तहसील में पड़ता है। कौन सी जिले में पड़ता है, तो हथनोरा जो कहाँ पड़ता है, तो सीहोर जिले की बुधनी तहसील में पड़ता है, ठीक है।
ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नदियों को पढ़ लीजिए। जितनी भी सभ्यताएं मिलेंगी आपको अधिकतर कहाँ मिलती है? नदियों के किनारे ही मिलती है, ठीक है ना। तो नदियों के किनारे से क्या होता है कि आपको एक क्षेत्र का आपके माइंड में चित्र रहता है कि हाँ इस क्षेत्र में मिली है, तो आपको याद करना आसान हो जाता है। और इससे तिथि को याद करना कोई ज़रूरत नहीं है। प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में इतनी ज़्यादा डेटे याद नहीं करनी है, केवल आधुनिक भारत की डेटे याद करनी है, ठीक है ना। तो इनमें ज़्यादा आप मैं बताऊं तो भी मत कीजिए, ठीक है। तो हथनोरा कहाँ पड़ता है? तो हथनोरा पड़ता है सीहोर जिले की बुधनी तहसील में पड़ता है। किस नदी के तट पर बसा है? तो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। हथनोरा से क्या हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, यानी कि मानव के होने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हथनोरा में मिलते हैं, जो कि सीहोर जिले की बुधनी तहसील में है। क्या? जो कहाँ स्थित है? तो सीहोर जिले की बुधनी तहसील में। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो हथनोरा, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी तहसील में पड़ता है, वहां से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानव की क्या प्राप्त हुआ था? तो कपाल प्राप्त हुआ था, यानी खोपड़ी प्राप्त हुई थी। मानव की क्या प्राप्त हुई थी? तो खोपड़ी प्राप्त हुई थी। और जो खोपड़ी थी वो कितने वर्ष पुरानी थी? तो आज से लगभग 5 लाख साल पुरानी थी। कितनी? आज से लगभग 5 लाख साल पुरानी क्या मिली है? यहाँ से मानव की कपाल यानी कि खोपड़ी मिली है, ठीक है। और इस मानव का जो नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है नर्मदा मानव। क्या नाम रखा गया है? नर्मदा मानव। कौन सी नदी के तट पे मिला था? नर्मदा नदी के तट पे मिला था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदा मानव रख दिया गया है, ठीक है। तो हथनोरा, जो कि सीहोर जिले में पड़ता है, अगर तहसील पूछ ले तो बुधनी तहसील है, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं? भारत में सबसे प्राचीनतम मानव के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है मानव का? तो खोपड़ी मिली है, जो कि 5 लाख साल पुरानी है, ठीक है। और इसे एक नाम क्या दिया गया? उन्होंने नर्मदा मानव दिया गया, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर ही ये मिला था, ठीक है। इसके बाद आते हैं झांसी। झांसी भी कहाँ पड़ती है? तो झांसी और सूरजकुंड। कौन? झांसी और सूरजकुंड, ये भी कहाँ पड़ते हैं? तो ये भी सीहोर जिले में ही पड़ते हैं। कौन से? ये भी कहाँ स्थित है? तो सीहोर जिले में ही है, और हथनोरा के पास ही स्थित है। कहाँ है? हथनोरा के पास ही स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर। क्या? नर्मदा नदी के उत्तर का जो तट है, तो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर प्राचीनतम, कौन सा? प्राचीनतम जो विलुप्त है, यानी कि जो प्राचीनतम था और अब क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है, यानी कि वो वर्तमान में नहीं पाया जाता, ठीक है। वर्तमान में नहीं पाया जाता हाथी है। कौन सा है? हाथी। और उसका नाम क्या था? तो स्टेगोडॉन। कौन था? स्टेगोडॉन। क्या था? स्टेगोडॉन नामक हाथी के दांत और ऊपरी जबड़े का जीवाश्म मिला है। क्या मिला है? स्टेगोडॉन नामक हाथी क्या? ऊपरी दांत नहीं रहते क्या हाथी के? तो दांत तथा ऊपरी जबड़ा, क्या? जबड़ा। तो जबड़े के जीवाश्म या साक्ष्य मिले हैं, जो कि कितने वर्ष पुराने हैं? तो 3.5 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने? 3.5 लाख वर्ष पहले क्या पाया जाता था? ये स्टेगोडॉन नामक हाथी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में घूमता रहता था, ठीक है। और कहीं पाया जाता होगा, ऐसा नहीं है कि सीहोर जिले में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और कहीं भी पाया जाता होगा, लेकिन उसकी खोज अभी होना बाकी है। यदि जब खोज हो जाएगी तो वहाँ का भी पता चल जाएगा अपन को। तो झांसी और सूरज को नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, हाथी स्टेगोडॉन के दांत ऊपरी जबड़े का जीवाश्म मिला है, जो कि कितने वर्ष प्राचीन है? तो आज से लगभग 3.5 लाख वर्ष प्राचीन है, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रागैतिहासिक स्थल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 2 ही स्थल हैं। इनसे क्या प्राप्त हुए हैं? तो मैं बस 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। अधिकतर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कौन से? मृदभांड। क्या बोलते हैं अपन इनको? मृदभांड क्या बोलते हैं? मृदभांड का हिंदी में अर्थ होता है बर्तन। क्या? बर्तन, ठीक है ना। तो बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो इन जगहों से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इन जगहों से ही मिले हैं, या यहाँ से मिले हैं, ठीक है। जैसे कि मृदभांड, तो यहाँ से क्या मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में मृदभांड नहीं मिलते, प्रागैतिहासिक काल में मृदभांड नहीं मिलते, प्रागैतिहासिक काल में मिलते चित्र। क्या? चित्र, ठीक है ना। तो आपसे यदि कुछ भी पूछे तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं तो चित्र ही मिले होंगे,
गुफाओं में, क्योंकि जब मानव क्या करता था, गुफाओं में ही रहता था, तो लगा रहता था टाइम पास करने, ठीक है ना। तो किस में लगा रहता था, तो चित्र बनाने में लगा रहता था, ठीक है। तो भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में पड़ती है, ये क्या है, एक प्रागैतिहासिक स्थल है। और यहाँ से क्या मिले, तो गुफा चित्र मिले। क्या मिले, गुफा चित्र मिले। कहाँ पड़ती है, तो रायसेन जिले में पड़ती है। इसके बाद आते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ भी क्या है, एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल ही है। यहाँ से भी क्या मिले, गुफा चित्र ही मिले हैं। क्या, गुफा शैल चित्र ही मिले हैं। इसके अलावा आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और होशंगाबाद जिले में एक स्थान और है जिसका नाम क्या है, तो पनार पानी। कौन सा, पनार पानी। पनार पानी कहाँ पड़ता है, तो पंचमढ़ी के पास स्थित है। कौन सा, पंचमढ़ी के पास स्थित है। यहाँ से भी यही शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा स्थल किस काल का था, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनकी डेट वगैरह नहीं पूछेगा ना, इनकी ज्यादा खासियत पूछता है। तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, बस आपसे निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा, जैसे सागर एरण दे दिया, ठीक है, खेड़ी नामा दे दिया, और ये दे दिया नाबदा टोली। इन निम्नलिखित में से एक दे दिया, ये आदमगढ़ मान लीजिए। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है या नहीं है, बस इतना पूछना है। तो आपको याद रखना है भीमबेटका, आदमगढ़ और पनार पानी ये कौन से स्थल है, तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ठीक है। यानी कि इस समय मानव क्या करता था, पाषाण काल में ही रहता था। यानी कि यहाँ पर इस समय मानव का खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, साथ ही पत्थरों के औजार बनाया करता था, ठीक है। तो ये क्या हो गए, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हो गए, ठीक है। बस इतना ही मिलता है प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों के बारे में मध्य प्रदेश में जानकारी, यानी कि मध्य प्रदेश में इसका इतिहास इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं अपन ताम्रपाषाण काल की। कौन सा, ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल में क्या होने लगा था, मानव ने तांबे का उपयोग चालू कर दिया था। क्या, तांबा जो कि एक धातु है, कॉपर कहते हैं जैसे इंग्लिश में अपन, तो तांबे का उपयोग स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, ताम्रपाषाण काल। ताम्र का मतलब होता है तांबा। क्या, तांबा। तो तांबे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था मानव ने, ठीक है। तो जो मैंने ये स्टार, ये हेज नामक, ये हेज का जो सिंबल बनाया है, ये क्या है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ये कौन से है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। तो इसमें से भी बस इतना ही पूछेगा आपसे कि फला स्थल प्रागैतिहासिक काल का है या ताम्रपाषाण कालीन स्थल है या वैदिक कालीन स्थल है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सागर, देखिए प्राग जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया गया है, तो कहाँ कहाँ पाया गया है, तो सागर, ठीक है। सागर में कौन सा पाया गया है, तो एरण नामक जगह पाया गया है, ठीक है। सागर में कौन सा स्थित है, तो एरण है। जहाँ से क्या मिली है, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, साथ ही सोने के गोल टुकड़े मिले हैं। कहाँ से, एरण से। और मृतभांड, मृतभांड का मतलब होता है बर्तन। क्या, बर्तन। और ये बर्तन कैसे थे, तो काले लाल सफेद, इनसे क्या रहते थे, रंगे हुए रहते थे। साथ ही उन पर क्या रहती थी, तो चित्रकारी की होती थी। क्या, चित्रकारी। जैसे कि अभी भी अपन बर्तन नहीं लाते हैं क्या, रंग बिरंगे, तो उसी तरीके से पहले लोग भी होशियार थे थोड़े बहुत, तो काले और लाल क्या कर देते थे, तो उनकी पुताई कर देते थे बर्तनों की, और साथ ही उस पर क्या कर देते थे, तो चित्रकारी कर देते थे, ठीक है। तो एरण से क्या प्राप्त हुए, तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े, साथ ही मृतभांड यानी कि बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा स्थान कौन सा है, तो खेड़ीनामा। कौन सा, खेड़ीनामा। खेड़ीनामा क्या है, तो खेड़ीनामा जो है ये कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। और ये भी कौन सा स्थल है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कौन सा है, खेड़ीनामा कौन सा स्थल है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आते हैं महेश्वर। कौन सा, महेश्वर। और कहाँ पड़ता है, तो खरगोन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो खरगोन जिले में पड़ता है। और महेश्वर में स्थित है कौन सा, नाबदा टोली। महेश्वर कहाँ पड़ता है, तो खरगोन जिले में पड़ता है। और महेश्वर में एक जगह स्थित है जिसका नाम क्या है, नाबदा टोली। नाबदा टोली से क्या मिले, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। नाबदा टोली जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से क्या मिली है, झोंपड़ी नुमा मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो झोंपड़ी नुमा मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। साथ ही परिवहन की गाड़ियां प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से भी मृतभांड आदि वगैरह प्राप्त हुए हैं। क्या, मृतभांड आदि वगैरह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नाबदा टोली से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नाबदा टोली को याद रखना, ठीक है। नाबदा टोली की एक बात और है इसमें, नाबदा टोली पूरे ताम्रपाषाण काल की
नावदा टोली पूरे नावदा टोली जो स्थल है कहाँ पड़ता है, तो खरगोन जिले में। तो नावदा टोली पूरे ताम्र पाषाण कालीन युग की, कौन से, ताम्र पाषाण कालीन युग की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। कौन सी थी, तो ग्रामीण बस्ती थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ताम्रपाषाण काल युग की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी थी, तो ये कौन सी थी, तो नावदा टोली थी, जो कि कहाँ है, तो महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्या थी, पूरे ताम्रपाषाण काल युग की सबसे बड़ी क्या ग्रामीण बस्ती थी। कौन सी थी, तो ग्रामीण बस्ती थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन उज्जैन जिले में। कौन से, उज्जैन जिले में, उज्जैन जिला। उज्जैन जिले में 3 है, कौन कौन से हैं, एक है कायता, दूसरा है डांगवाल, तीसरा है नागदा। कौन कौन से, कायता संस्कृति, डांगवाल संस्कृति और नागदा संस्कृति। ठीक है, जो कायता संस्कृति है इसकी खोज की गई थी बांकड़कर महोदय द्वारा। किन्होंने की थी, तो बांकड़कर महोदय द्वारा की गई थी। ठीक है, बांकड़कर महोदय द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो कायता संस्कृति की खोज की गई थी। इसे अपन मालवा संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति। क्या कहते हैं, मालवा संस्कृति, कायता संस्कृति को। ठीक है, कहा जाता है कि 12 मीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कायता में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कायता संस्कृति में। किसका जन्म हुआ था, तो 12 मीर का जन्म हुआ था, जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, ये कौन सी काल की संस्कृति है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कौन सा स्थल है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद है डांगवाल, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद आते हैं अपन, इसके बाद कौन सा, नागदा। नागदा भी कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन जिले में ही पड़ता है, और ये भी कौन सा है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल ही है। ठीक है, एक मिलता है अपन को मंदसौर जिले में। कौन सा, मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में कौन सा है, तो मंदसौर जिले में आवारा। कौन सा, आवारा स्थल भी कौन सा है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल ही है, जो कि कहाँ मिलता है, तो मंदसौर जिले में मिलता है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल एक बार और देख लीजिए कौन कौन से। उज्जैन में 3 है, कायता, डांगवाल, नागदा। ठीक है, मंदसौर में एक स्थित है, आवरा। इसके बाद महेश्वर खरगोन में कौन सा है, तो नावदा टोली है, जो कि ताम्रपाषाण कालीन युग की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। ठीक है, इसके बाद मिलता है खेड़ीनामा, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ मिलता है, तो होशंगाबाद जिले में मिलता है। इसके बाद मिलता है सागर जिले में। सागर में कौन सा है, तो एरण है। ठीक है, तो एरण भी कौन सा है, तो ताम्रपाषाण कालीन ही स्थल है। ठीक है, ये थे प्राग ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण कालीन युग। ठीक है, जो कि खत्म। यही था, और कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही जानने लायक है। आगे बात करेंगे अपन वैदिक सभ्यता। उससे पहले थोड़ा एक टॉपिक और रहेगा, अपन उसका परिचय दे देंगे स्रोत वगैरह के। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।